मेहताब हॉरर स्टोरीज़ के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली ही बार मेरी आवाज़ सुनने जा रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। रात के 2 बज रहे थे। राहुल की अचानक से नींद खुली। शायद उसने कोई आवाज़ सुनी थी। उसने अंधेरे में अपने डबल बेड पर हाथ फेरा तो वहाँ उसकी पत्नी नेहा नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वो टॉयलेट गई होगी, लेकिन बेडरूम का गेट खुला हुआ था और टॉयलेट तो उसके बेडरूम से अटैच था। फिर ये गेट क्यों खुला हुआ है? राहुल ने अपने आप से पूछा। इसका मतलब नेहा टॉयलेट में नहीं है, वो बाहर है। राहुल फिर अपने आप से बड़बड़ाने लगा। राहुल अपने रूम से बाहर आया। वो एक 3 कमरे का फ्लैट था। राहुल ने सारे कमरे में देखा, लेकिन उसे नेहा कहीं नजर नहीं आई। तभी उसकी नज़र कमरे से लगी बालकनी पर पड़ी। उसे वहां कोई आराम कुर्सी पर बैठकर हिलता हुआ नजर आया। उसकी पीठ राहुल की तरफ थी और वहां अंधेरा भी था, इसलिए पहचानना मुश्किल था कि वहां कौन बैठा है। राहुल को लगा शायद वो नेहा है, लेकिन नेहा इतनी रात में वहां क्यों बैठेगी भला? राहुल ने फिर अपने आप से सवाल करा। राहुल ने थोड़ा घबराते हुए उसके पास जाकर उसे आवाज़ लगाई। नेहा, ओ नेहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। वो वैसे ही आराम कुर्सी पर हिलती रही। राहुल ने जब देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही तो वह उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, नेहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके नेहा झटके से उस कुर्सी से उठ खड़ी हुई और फिर उसने पलटकर राहुल की तरफ देखा। राहुल उसका चेहरा देखकर चौंक गया। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लाल थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों में मिर्च झोंक दी हो। इस तरीके से लाल, और आंखों के चारों तरफ काजल, अंदर नहीं आंखों के बाहर। चेहरा सफ़ेद, जैसे खूब सारा पाउडर पोत लिया हो, और होठों पर चारों तरफ लिपस्टिक, खूनी लाल लिपस्टिक। उसकी शक्ल और डरावनी लग रही थी। साथ में रात का माहौल उसे और डरावना बना रहा था। राहुल उसकी शक्ल देखकर घबरा गया और रही सही कसर नेहा के मुंह से निकले शब्दों ने पूरी कर दी। कौन सी नेहा की बात कर रहा है तू? अच्छा, तू अपनी पत्नी की बात कर रहा है। चल भाग जा यहाँ से, यहाँ कोई नेहा वेहा नहीं है। उसकी बात सुनकर और उसका हुलिया देखकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छी भली नेहा को ये क्या हो गया है। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके ताले से चिपकी हुई जुबान से लड़खड़ाते हुए कहा, नेहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर तुम नेहा नहीं हो तो फिर आखिर तुम हो कौन? उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें गुस्से से और ज्यादा लाल हो गई और फिर वो लगभग घुर्राते हुए बोली, हरामजादे, मैं नेहा नहीं, उसकी बहन निंदी हूँ। तूने नेहा से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बेचारी मेरे पास आई थी और रो रो कर अपनी तकलीफ बता रही थी। ये तूने कैसे उसका जीना हराम कर रखा है? वो तुझसे छुटकारा पाना चाहती है और मैं उसे छुटकारा दिलवाऊंगी तुझसे। और इतना बोलकर वो कूदकर उस पर झपट पड़ी। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और फिर वो उसका गला दबाने लगी और साथ में बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राहुल को नेहा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक उस पर हमला कर देगी। वो इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो अपने आप को बचा नहीं पाया। नेहा उसकी गर्दन पूरी ताकत से दबा रही थी और वो पूरी ताकत लगाकर भी उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसके अंदर आ गई हो। बड़ी मुश्किल से राहुल ने दबी हुई गर्दन से बोलने की कोशिश की, नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम निंदी कैसे हो सकती हो? निंदी को तो मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। प्लीज़ नेहा, होश में आओ। मैं तुम्हारा पति राहुल हूँ। तुम अपने पति को मार डालोगी क्या? राहुल की बात सुनकर नेहा को पता नहीं क्या हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और फिर वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। अपनी गर्दन से नेहा की पकड़ हटते ही राहुल ने खांसते हुए लंबी सांस ली और फिर थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसकी नज़र सामने बेहोश पड़ी नेहा पर पड़ी। उसने डरते डरते नेहा को गोद में उठाया और फिर उसे बेडरूम में लाकर आराम से बेड पर लिटा दिया और फिर सोचने लगा कि इसे अचानक ये क्या हो गया था। कहीं सच में तो निंदी की आत्मा इसके ऊपर नहीं आ गई थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात में मैं क्या करूं। उसकी नींद गायब हो चुकी थी और फिर वो वहीं बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा।
सुबह आंख खुलने पर नेहा ने अपने पति राहुल को चेयर पर सोता हुआ देखकर अचंभित होते हुए पूछा, अरे आप वहाँ चेयर पर क्यों सो रहे हैं? रात को तो आप इस बेड पर ही सोए थे। नेहा की आवाज़ सुनकर राहुल हड़बड़ा कर उठा और नेहा को आंखें फाड़ के देखने लगा। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि ये रात वाली नेहा तो नहीं है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। नेहा को उसकी हरकत कुछ अजीब सी लगी और वो बोली, अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हैं? राहुल ने डर के साथ पूछा, तुम्हें रात का क्या कुछ भी याद नहीं? नेहा की आंखें अचंभे से फैले जा रही थी और वो बोली, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नेहा को समझता न देखकर राहुल ने उसे रात की सारी बात विस्तार में बता दी। राहुल की बात सुनकर नेहा ने उसका चेहरा ऐसे देखा जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो। उसे अपनी तरफ ऐसा देखते हुए देखकर राहुल ने उसका हाथ पकड़ उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। नेहा का चेहरा अब भी वैसा ही डरावना था जैसा रात में था। नेहा अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर गई और चीखकर आईने के सामने से हट गई। अब उसे भी राहुल की बात पर यकीन सा होने लगा था और फिर ये यकीन होने पर वो रोने लगी और साथ ही बड़बड़ाने लगी, ये मुझे क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँगी? राहुल, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? उसको इस तरह रोता देखकर राहुल ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, अरे यार, तुम कैसी बात कर रही हो? भला मैं तुम्हें कभी अपने से अलग कर सकता हूँ? तुम परेशान मत हो, हम आज ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं भी ऑफिस के लिए छुट्टी ले लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों शहर के मशहूर डॉक्टर के सामने थे। राहुल ने डॉक्टर के सामने रात में घटी घटना पूरी विस्तार से बता दी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद डॉक्टर ने कुछ बोलने से पहले नेहा को अपने कैबिन से बाहर बैठने का इशारा करा। उसका इशारा समझकर नेहा ने राहुल की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि वो क्या करे। राहुल ने नेहा से कहा, कोई बात नहीं, तुम बाहर वेट करो, मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। उसकी बात सुनकर नेहा ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। डॉक्टर साहब बोले, हाँ तो राहुल जी, ये बताइए कि आपकी शादी को कितना समय हो गया है और क्या इस तरह की कोई घटना पहले भी हुई है? डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं और ये रात वाली घटना पहली ही बार हुई है। डॉक्टर साहब बोले, देखिए, मुझे लगता है कि नेहा के दिमाग पर अभी भी अपनी बहन के मरने का सदमा कुछ ज़्यादा ही गहरा बैठ गया है और इसी वजह से वो एक बीमारी का शिकार हो गई है। इसके सोने के बाद इसका मन इस पर हावी होकर इसे निंदी बना देता है। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इलाज से ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। राहुल बोला, डॉक्टर साहब, उसकी बीमारी उसके लिए या किसी और के लिए खतरा तो नहीं है? राहुल ने रात में अपने ऊपर हमले को याद करके डॉक्टर से पूछा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, देखिए, फिलहाल तो खतरा है, ये अपना या फिर किसी और का भी नुकसान कर सकती है, लेकिन आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं जो मेडिसिन आपको दूंगा उससे नेहा को आराम मिलेगा और रात में ये गहरी नींद में सोएगी। आप उठाओगे तब भी ये नहीं उठेगी। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गया और फिर वो वहाँ से मेडिसिन लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। जैसे आग लगने का पता धुएं से चलता है, वैसे ही नेहा की बीमारी का पता पड़ोस में सबको चल गया और वे उससे बात करने से घबराने लगे। नेहा बेचारी सारे दिन घर में अकेली पड़ी रहती क्योंकि राहुल भी घर पर कब तक रुकता, उसे नौकरी जो करनी थी। इसी तरह एक दिन शाम को राहुल ऑफिस से शाम को 7 बजे घर लौटा। उसने फ्लैट की डोरबेल बजाई लेकिन गेट नहीं खुला। उसने थोड़ी देर वेट करके फिर से लगातार बेल बजाई लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला। अब तक राहुल का दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो और ये सोचकर वो फ्लैट के गेट को तोड़ने के लिए ज़ोरों से लात मारने लगा। शोर सुनकर उसके पड़ोसी भी बाहर निकल आए। राहुल ने उन्हें सारी बात बता दी। वह लोग भी उसके साथ गेट तोड़ने में लग गए। थोड़ी देर में ही वो गेट टूटकर गिर पड़ा। राहुल दौड़ता हुआ अंदर गया। नेहा उस कमरे में नहीं थी। वो आवाज़ लगाता हुआ दूसरे कमरे की तरफ दौड़ पड़ा और पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी। राहुल जैसे ही बेडरूम में पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, एक 26-27 साल के आदमी की लाश। उसे किसी ने चाकू से बड़ी बेरहमी से मारा था। राहुल उसे पहचान नहीं पाया। उसने उसे पहली बार देखा था। तभी उसने रूम में नज़र घुमाई तो सामने बेड पर नेहा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था जो पूरा खून से सना पड़ा था और उसके कपड़े भी खून से सने थे।
वहाँ का दृश्य देखकर राहुल सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। वो सोचने लगा, ये क्या हो गया नेहा से, और ये आदमी कौन है? अब नेहा का क्या होगा? मैं नेहा को फांसी के फंदे से कैसे बचा पाऊंगा? राहुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ऐसी अनहोनी की कल्पना भी नहीं की थी। वो अब भी उस कमरे की फर्श पर निढाल पड़ा था। पड़ोसी उसे हिम्मत बनाए रखने को कह रहे थे और नेहा अब भी बेड पर बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में ही वहां पुलिस आ गई। शायद किसी पड़ोसी ने उन्हें सूचना दे दी थी। पुलिस वालों ने आते ही सबसे पहले सभी को उस कमरे से बाहर कर दिया और फिर वह अपनी जांच में जुट गए। थोड़ी देर के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आया और उसने पूछा कि इस फ्लैट के मालिक कौन है और उसका रिश्ता इस बेहोश औरत से क्या है। इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर राहुल सामने आया और फिर उसने शुरू से आखिरी तक सब बता दिया। इंस्पेक्टर ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उसने कमरे में वापस जाकर नेहा के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उठाने का प्रयास किया। 2-3 बार छींटे मारने के बाद नेहा को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन जैसे ही उसे पूरी तरह से होश आया तो अपने सामने पुलिस को देखकर डर गई। उसे समझ में नहीं आया कि मेरे पति के साथ ये पुलिस क्यों है। तभी उसकी निगाह अपने हाथ में पकड़े खून से सने चाकू पर पड़ी और साथ ही अपने कपड़ों पर लगे खून पर भी। वो एकदम से बुरी तरह घबरा गई और फिर उसने चाकू को सामने की तरफ फेंक दिया। वो चाकू सामने पड़ी लाश के पास जा गिरा। जैसे ही वो चाकू गिरा तो नेहा की निगाह सामने पड़ी लाश पर पड़ी और लाश देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसने जोर से राहुल को आवाज़ लगाई और फिर उससे लिपट गई। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसकी हालत देखकर राहुल उसके लिए पानी ले आया और फिर उसने ये सारी घटना उसे बता दी, कैसे वो ऑफिस से आया और फिर गेट तोड़कर अंदर आया और फिर ये सब कुछ देखा। नेहा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसने करा होगा। वो भला किसी को क्यों मारेगी? अभी वो सोच ही रही थी कि इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, क्या आप इस आदमी को जानती हैं और क्या वजह थी जो आपने इसे मारा? इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर नेहा से पहले राहुल बोल पड़ा, सर ये भला इसे क्यों मारेगी? ये तो इसे जानती भी नहीं है। हमने आज से पहले इसे नहीं देखा और वैसे भी ये मानसिक रूप से बीमार चल रही है। और फिर राहुल ने इंस्पेक्टर को नेहा की बीमारी के बारे में विस्तार से बता दिया और साथ ही उसे डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखा दी। इंस्पेक्टर ने सारी बात सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद राहुल से कहा, देखिए मेरी मदद आपके साथ है, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। मुझे अभी तो आपकी वाइफ को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी आप कल कोर्ट में ये सारी रिपोर्ट दिखा देना। हो सकता है इन्हें वहाँ से राहत मिल जाए। और फिर ये कहकर पुलिस वाले नेहा को अपने साथ ले गए। अगले दिन 12:30 बजे कोर्ट रूम में अच्छी खासी भीड़ थी। हर कोई इस केस के बारे में जानना चाहता था कि ये मर्डर किसने करा है और मरने वाला कौन है। थोड़ी देर में ही जज के सामने केस की फाइल रखी हुई थी। सरकारी वकील नेहा को ही कातिल साबित करने पर तुला था और राहुल की तरफ से बचाव का कातिल ये बता रहा था कि जज साहब, मेरी मुवक्किल मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उन्होंने अपने होश में ये खून नहीं करा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को इस ग्राउंड पर जमानत दी जाए। जज ने दोनों वकीलों की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने बोला, देखिए अभी कोर्ट इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती कि मुजरिम की दिमागी हालत सच में ठीक है या नहीं। कोर्ट प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं मानती, इसलिए मैं पुलिस को आदेश देता हूं कि सरकारी डॉक्टर की निगरानी में 15 दिन तक मुजरिम की दिमागी हालत का पता लगाया जाए और फिर रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए। कोर्ट उसके बाद ही कोई फैसला करेगी। और ये आदेश करके जज साहब कोर्ट रूम से उठकर अपने चैम्बर में चले गए और इधर राहुल भीगी आंखों से नेहा की तरफ देखने लगा और नेहा जज के आदेश को सुनकर बिल्कुल पत्थर सी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी में ये क्या तूफान आ गया है। अच्छी भली तो आराम से जिंदगी चल रही थी, फिर अचानक ये सब क्या होने लगा। नेहा ज़्यादा देर सोच नहीं पाई। उसे पुलिस वाले कोर्ट से लेकर मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल दिए थे। वो बस पीछे से राहुल की आवाज़ सुन पाई थी जो ज़ोर से चिल्लाकर कह रहा था, नेहा तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैं तुम्हें इन सब परेशानियों से निकाल लूँगा और मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तुम घबराना नहीं। लेकिन नेहा राहुल के कहने के बाद भी अपने आप को घबराने से रोक नहीं पाई। थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर थी। नेहा को वहाँ के सीनियर डॉक्टर के सामने लाकर बैठा दिया गया। वो डॉक्टर नेहा की फाइल चेक करने लगा और फिर वो अपने तरीके से उसको जांच करने लगा। उसने नेहा से सारी बातें पूछी और फिर उसे एक अकेले कमरे में छोड़ दिया गया और गेट बाहर से बंद कर दिया गया।
वो अकेली उस छोटे से कमरे में बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अभी नेहा को उस कमरे में बंद करे हुए कोई 1 घंटा हुआ ही था कि तभी किसी ने उस कमरे का गेट खोला और फिर नेहा ने देखा कि वहां से राहुल अंदर आ रहा था। राहुल ने अंदर आते समय साथ में आए हॉस्पिटल के चपरासी को 500 रुपये देते हुए कहा कि मुझे अपनी वाइफ से अकेले में बात करनी है। उसकी बात सुनकर वो रुपए हाथ में पकड़कर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही राहुल नेहा से लिपट गया और फिर वो रोने लगा। रोते रोते वो बोलने लगा, नेहा ये तुमसे क्या हो गया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? तुम्हारे बिना तो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। काश ये कोई भयानक सपना होता और फिर मेरी आंख खुलती और सब ठीक हो जाता। और फिर अचानक राहुल रोते रोते जोर जोर से हंसने लगा और ताली बजाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद पागल हो गया हो। और फिर अचानक वो चुप हो गया। फिर उसका चेहरा पत्थर सा हो गया और वो अपने दांत पचीसते हुए लाल लाल आंखों से नेहा से बोला, अब जाके आई है तू सही जगह। राहुल का ये रूप देखकर नेहा को एक तगड़ा झटका लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि राहुल ऐसा क्यों बोल रहा है। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, राहुल तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? राहुल गुस्से से बोला, बड़ी सती सावित्री बन रही है। बहुत नाटक कर लिया तूने, अब बस कर। मुझे तेरे बारे में सब सच पता चल चुका है। नेहा जोर से रोकर बोली, राहुल प्लीज मुझसे ऐसा मत बोलो। मैंने भला तुम्हारे साथ क्या गलत करा है जो तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो? लगता है तू तब तक नहीं मानने वाली जब तक मैं खुलकर तेरा कच्चा चिट्टा नहीं खोल देता। अच्छा तो सुन। और फिर राहुल ने नेहा को अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए बोलना शुरू करा, तुझे याद है आज से कोई 1 महीने पहले मेरी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था, जो मैं अक्सर जाता रहता था। और फिर उस काम को निपटाकर मैं 2 दिन बाद वापस घर आ रहा था। उसी दिन तेरा बर्थडे था और मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे अपने घर आने की खबर नहीं दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सरप्राइज तू देने वाली थी मुझे। हाँ तो आगे सुन। मैं जिस दिन बस में आ रहा था वो रास्ते में खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं रात के करीब 1:30 बजे घर आ पहुंचा। अब इतनी रात हो गई थी कि मैंने सोचा कि तू सो चुकी होगी, इसलिए मैंने चाबी से फ्लैट का ऑटोमेटिक लॉक खोल दिया। तुझे शायद ये पता नहीं था कि मैं एक चाबी हमेशा अपने पास रखता हूँ। क्या करूँ, बैचलर लाइफ की आदतें जल्दी जाती नहीं हैं। हाँ तो अब आगे सुन। जब मैं चाबी से फ्लैट का गेट खोलकर अंदर आया तो सारे फ्लैट में अंधेरा था सिवाय बेडरूम के। पहले तो मैं समझा कि शायद तूने अंधेरे में अकेले डर न लगे इसीलिए रूम की लाइट ऑन की थी, लेकिन मेरी गलतफहमी थोड़ी ही देर में दूर हो गई। जैसे ही मैं बेडरूम के पास आया तो मैंने कुछ आवाज़ें सुनी। पहले तो मैं समझा कि शायद तू टीवी देख रही है, लेकिन मेरा वो भ्रम भी जल्द ही टूट गया। मैंने बेडरूम के की होल से अंदर देखा तो किसी दूसरे आदमी के साथ थी। मैं वो दृश्य देखकर आसमान से आकर नीचे गिरा। मन तो करा कि तुम दोनों का वहीं पर खून कर दूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये सब करने की हिम्मत न जुटा पाया। पर मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैं दरवाजे में कान लगाकर तुम दोनों की बातें सुनने लगा। और अगर उस दिन मैंने तुम दोनों की बातें न सुनी होती तो मैं इस समय तेरे सामने जिंदा खड़ा ना होता। तुम दोनों कमीने मिलकर मेरा मर्डर का प्लान बना रहे थे। तू तो कब का मुझे अपने कॉलेज टाइम के प्रेमी के साथ मिलकर ठिकाने लगा चुकी होती, लेकिन भला हो उस बस का जो खराब हो गई और मैं लेट हो गया। हाँ तो आगे सुन कि मैंने फिर क्या करा। मैंने जब तुम दोनों की सारी बातें सुन ली और फिर मुझे यकीन हो गया कि तू वो नहीं जिसे मैंने अग्नि के साथ फेरे लेकर आया था, बल्कि तू कोई और है। बस फिर मैं जैसे आया था वैसे ही चुपचाप वहां से चला गया। और फिर वो रात मैंने एक होटल में काटी। फिर अगले दिन मैं घर वापस आ गया। मैंने तुझे कानों कान कुछ खबर नहीं लगने दी, बस मैं तुझसे सतर्क हो गया, ऐसा सतर्क जिससे तुझे कोई शक ना हो। और फिर मैं तुझे और तेरे आशिक को ठिकाने लगाने की प्लानिंग सोचने लगा। और फिर एक दिन मुझे तुम दोनों को ठिकाने लगाने का आइडिया मिला। मुझे पता था कि 7 साल पहले तेरी बहन निधि की मौत हो चुकी है। बस वहीं से मुझे आइडिया मिला। तुझे याद है जिस रात तूने मुझ पर हमला करा था, उस रात सोने से पहले मैंने तुझे अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पिलाई थी। तुझे पता है वो सिर्फ कॉफ़ी नहीं थी, मैंने उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी, इतनी सारी कि तेरे सर पर ढोल भी बजाए तो तू ना उठे। और फिर जब तू बेहोश हो गई तो फिर मैंने तेरा वो भूतिया मेकअप बड़े इत्मीनान से करा। और फिर जब सुबह तुझे होश आया तो मैंने तुझे वो कहानी अपनी तरह से बनाकर सुनाई। और फिर मैं तुझे उस दिमाग के डॉक्टर के पास ले गया ताकि सबको यकीन हो जाए कि तू पागल है। और फिर उस दिन जिस दिन तूने अपने आशिक का मर्डर करा, अरे ना तूने नहीं, मैंने करवाया था उस हरामजादे का मर्डर। अब सुन,
जैसे कि तुझे भी नहीं पता चला। अच्छा चल याद कर उस दिन की सुबह। नाश्ते के बाद मैंने तुझे कुछ नई दवाइयाँ भी दी थी खाने को। असल में वो दवा नहीं थी, तुझे फिर से बेहोश करने की गोली थी। और फिर थोड़ी देर के बाद तू बेहोश हो गई थी। फिर मैंने तेरे मोबाइल से ही तेरे आशिक को मैसेज करा कि वो यहाँ 12 बजे तक आ जाए। मेरा पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया है। मैं जानता था कि वो ये मैसेज पढ़ते ही दौड़ा दौड़ा आएगा, और वही हुआ। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैं टाइम से अपने ऑफिस चला गया और तेरे आशिक के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक गुंडे को सौंप दिया। उसे मैंने सब समझा दिया था कि उसे कैसे मारना है और कैसे तुझे फंसाना है। फिर मैंने उसे फ्लैट पर 11 बजे ही भेज दिया, उसी चाबी के साथ। और फिर उसने अपना काम बड़ी ही सफाई से करा, एकदम परफेक्ट। उसके काम से खुश होकर मैंने तो उसे बाद में टिप भी दी। इससे आगे का तो तुझे पता ही है। और अब आई तेरी बारी। अगर मैं तुझे वहाँ फ्लैट पर मरवा देता तो मैं ज़रूर फंसता। इसीलिए मैंने तुझे तब तक नहीं मरवाया। तू तो अब मरेगी यहाँ इस पागल खाने में, और वो भी आत्महत्या करके। मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क का काम इतना पसंद आया कि मैंने उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तेरी आत्महत्या का कॉन्ट्रैक्ट। तू वैसे भी कानून की नज़र में पागल है, और तू जानती है कि पागल कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या भी। मैंने इस पागल खाने के कुछ लोगों को खरीद लिया है, वो भी तुझे इस पापी संसार से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। बस अब तू चिंता मत कर, 1-2 दिन में तू इस तकलीफ से मुक्त हो जाएगी। अच्छा डार्लिंग, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे तेरे अंतिम संस्कार पर। और ये बोलकर राहुल ने नेहा को गले लगा लिया और बोला, एक बार एक बेवफा को गले लगा के तो देखूं, पता तो चले ये साला दिल कितनी ज़ोर से धड़कता है। और फिर वो दहाके लगाने लगा और फिर एकदम से चुप होकर रोते हुए बाहर की तरफ चल दिया ताकि बाहर किसी को शक ना हो। और इधर नेहा ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाकर राहुल से बोल रही थी, राहुल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी वफादार रहूँगी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। और दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा।